हेलो पीपल, तो आपने वियतनाम जाने का प्लान बना लिया है, लेकिन वीजा कहाँ से आएगा, कितने पैसे लगेंगे, कहाँ पे स्टे करना है, खाना क्या खाएंगे और कहाँ कहाँ जा सकते हैं, ये सारी चीजें मैं बताऊंगी इस वीडियो में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं वीजा प्रोसेस से। वियतनाम जाने के लिए लगता है ई वीजा। ई वीजा का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वीजा। मतलब आपको फिजिकली कहीं जाके फॉर्म नहीं भरना है, आपको ऑनलाइन एक वेबसाइट मिलेगी जो वियतनाम गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की है, वहीं पे जाके वो फॉर्म फिलअप करके उनको भेज देना है ऑनलाइन ही, और फिर आपको वीजा आ जाएगा कुछ दिनों। अब इस वीजा को भरने से पहले कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो सबसे पहले चाहिए आपको एक डिजिटल फोटोग्राफ। अब वो फोटोग्राफ आप खुद घर पे भी खींच सकते हो या तो फिर किसी फोटोग्राफर के पास जाके खिंचवा सकते हो। मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप किसी फोटोग्राफर के पास जाके खिंचवाओ, क्योंकि उसको मेजरमेंट का पता होगा कि कितना भाई हेड स्पेस होना चाहिए, कितना इधर होना चाहिए, कितना उधर होना चाहिए। और फोटो खिंचवाने के बाद आप एक डिजिटल कॉपी अपने पास रख लो। हालांकि मैंने फोटो घर पे ही खिंचवाया था क्योंकि मेरे पास एक डिजिटल कैमरा है, पर उसके बाद मेरे दिमाग में बहुत दिक्कत हुई थी कि शायद मेरे फोटो की वजह से मेरा वीजा कैंसिल ना हो जाए। तो इस चीज से बचने के लिए आप जाके किसी फोटोग्राफर के पास खिंचवा लो फोटो। आपके पास एक पासपोर्ट होना चाहिए जिसकी वैलिडिटी एटलीस्ट 6 महीने तक हो। अब ये वैलिडिटी का जो टाइम पीरियड है वो वीजा लगने, जब आपका वीजा अप्रूव हो जाता है उस डेट से लेके 6 महीने तक का होता है। थर्ड सबसे मेजर पॉइंट ये होता है कि क्या आपको प्री बुकिंग करके जाना चाहिए। तो मैं अपने कंडीशन में बता रही हूँ कि मैंने प्री बुकिंग की थी। बाकी मैं सारी चीजें आपको बताती हूँ फॉर्म भरते भरते। वियतनाम का ई वीजा भरने के लिए हमें गूगल पर जाकर टाइप करना है वियतनाम ई वीज़ा। ये टाइप करते ही बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे हमारे पास, लेकिन हमें जाना है इस वेबसाइट पे जहाँ पे वियतनाम ई वीज़ा नेशनल पोर्टल ऑन इमिग्रेशन दिया हुआ है, और जिसका वेबसाइट का लिंक कुछ इस तरह होगा जो आप पढ़ नहीं पाएंगे, evisa.xUATN ऐसा। इस पर क्लिक करने के बाद एक वेबसाइट खुलेगी इनके इमिग्रेशन पोर्टल की, और यहाँ पे सबसे पहला नोटिफिकेशन इन्होंने दे रखा है कि 2 वेबसाइट से आप भर सकते हैं वीज़ा फॉर्म। तो मैं सबसे पहले वेबसाइट पे क्लिक करती हूँ। अभी क्लिक करने के बाद ये पूरा वेबसाइट वियतनामीज लैंग्वेज में आ गया है। तो इस लैंग्वेज को चेंज करने के लिए हम यहाँ राइट कॉर्नर में जाएंगे और यहाँ सेलेक्ट करेंगे, ये एक्चुअली लैंग्वेज लिखा हुआ है तो यहाँ सेलेक्ट करेंगे इंग्लिश। अभी ये पूरी वेबसाइट इंग्लिश में कन्वर्ट हो गई। यहाँ डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन है अप्लाई नाउ का। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद ये बड़ा सा नोट आ जाएगा जिससे डरने की ज़रूरत नहीं है। आप ऊपर से नीचे तक एक बार रिव्यू कर लो क्या लिखा हुआ है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन नहीं है। दोनों बॉक्सेस यहाँ पे चेक कर देने हैं। नेक्स्ट कर दिया। अभी आपका जो मेन एप्लीकेशन फॉर्म है वो खुल गया। तो सबसे पहले जो आपको इन्फॉर्मेशन फिल करनी है वो है आपकी फ़ोटो और आपके पासपोर्ट की फ्रंट पेज की फ़ोटो। ये दोनों फ़ोटो आप पहले से क्लिक करके रखना के दिए गए फॉर्मेट में। जैसे यहाँ पे है ना, साइज़ लेस देन 2 MB होना चाहिए और 4x6 सेंटीमीटर में होना चाहिए। तो ये आप पहले से करके रखना। अभी नेक्स्ट आ जाते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे। हम यहाँ पे वही सारी इन्फॉर्मेशन एंटर करेंगे जिसकी ज़रूरत है। जैसे जो एस्ट्रिक दिया हुआ है उसका मतलब ये है कि ये इन्फॉर्मेशन भरना ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि फ़र्स्ट नेम भरना ज़रूरी है। तो जो आपके पासपोर्ट में फ़र्स्ट नेम होगा वो यहाँ पे भरेंगे। जैसे मेरा नाम है श्वेता, तो मैं सबसे पहले भर दूंगी यहाँ पे श्वेता, और लास्ट नेम है मेरा राठौर, तो यहाँ पे मैंने लास्ट नेम रख दिया। अब इनका फॉर्मेट कुछ ऐसा है कि लास्ट नेम पहले आता है और फर्स्ट नेम बाद में, तो इस बात का ध्यान रखेंगे हम। नेक्स्ट आया मेरा डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में मेरा जो पासपोर्ट पे मेंशन है वही मैं एंटर कर दूंगी। अपना ईमेल आईडी डालना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि आपके ईमेल पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आएंगी। जो अपडेट्स आएगा ई वीज़ा का वो ईमेल पे ही आएगा, तो जो मेरा एक्टिव ईमेल है मैं उसको भर दूंगी। उसके बाद आता है नेशनैलिटी। तो नेशनैलिटी मैं इंडियन हूँ, मैं वो भर दूंगी। प्लेस ऑफ बर्थ भी आपके पासपोर्ट में मेंशन होगा, वही लिख देना है यहाँ पे। अपना ईमेल आईडी फिर से एंटर कर देना है यहाँ पे, सेम जो आपने ऊपर में मेंशन किया। कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे कि हैव यू एवर यूज्ड एनी अदर पासपोर्ट्स टू एंटर इनटू वियतनाम। अगर आप पहली बार जा रहे हैं तो आपके लिए तो नहीं होगा। डू यू हैव मल्टीपल नेशनैलिटीज, अगर है तो यस, नहीं तो नो। वायलेशन ऑफ वियतनामीज लॉज, नो। सेकेंड पार्ट में जाते हैं अब, रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन। तो अब पूछ रहा है यहाँ पे टू इशू ई वीज़ा फॉर सिंगल एंट्री और मल्टीपल एंट्री। तो अगर आप एक बार वियतनाम जा रहे हैं और वियतनाम से घूम घाम के वापस आ जा रहे हैं तो सिंगल एंट्री होगा। अगर आप वियतनाम जा रहे हैं उसके बाद फिर कंबोडिया जा रहे हैं, कहीं और किसी और कंट्री में जा रहे हैं और वापस से वियतनाम से एग्जिट कर रहे हैं तो आपको मल्टीपल एंट्री हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्रांट ई वीज़ा वैलिड फ्रॉम। तो जिस डेट की आपकी फ़्लाइट पड़ रही है उसी डेट को आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। जैसे मान लो आपकी फ़्लाइट अभी 15 दिसंबर को पड़ रही है तो 15 दिसंबर यहाँ पे एंटर कर दो। ठीक है, और उससे 1 महीने का ड्यूरेशन लेके आप एग्जिट वाला एंटर कर दो कि कब से लेके कब तक आपको ई वीज़ा चाहिए। ये लोग 30 दिन का प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट आते हैं पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन के बारे में। पासपोर्ट का जो आपका नंबर होगा वो सबसे पहले यहाँ पे एंटर करना है। फिर कौन सा टाइप है पासपोर्ट का, ऑर्डिनरी है, डिप्लोमेटिक है, ऑफिशियल है। तो मेरा तो ऑर्डिनरी है पासपोर्ट, मोस्टली सबका ऑर्डिनरी ही होता है, तो ऑर्डिनरी एंटर कर देना है। अभी आई बात डेट ऑफ इशू की, तो आपके पासपोर्ट पे ना डेट ऑफ इशू लिखा हुआ होगा, उसी को ध्यान से एंटर करना है। फिर एक्सपायरी डेट भी उसी में होगा,
उसको भी एंटर कर देना है। फर्स्ट पेज पे मिल जाएगा सारा इन्फॉर्मेशन। ये इन्फॉर्मेशन बहुत क्रूशियल है, तो इसको ध्यान से देख के भरना है। नेक्स्ट आएंगे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में। तो अभी आपके पासपोर्ट पे ही रेजिडेंशियल एड्रेस जो होगा उसको एंटर कर देना है, कॉन्टैक्ट एड्रेस डाल देना है, टेलीफोन नंबर आपका जो भी है वो एंटर कर दो। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में अपने किसी रिलेटिव का कॉन्टैक्ट डाल सकते हो, जैसे मम्मी पापा भाई कोई भी हो गए, तो उनका नाम, उनका करेंट रेजिडेंशियल एड्रेस, उनका फ़ोन नंबर और रिलेशनशिप, मतलब फादर है, मदर है, ब्रदर है, क्या है यहाँ पे एंटर कर देंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट आते हैं हम ऑक्यूपेशन पे। तो ऑक्यूपेशन का जो प्रोफाइल है वो भरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मैंडेटरी का कोई साइन नहीं लगा हुआ है यहाँ पे। तो हम लोग सीधे चलेंगे इन्फॉर्मेशन अबाउट द ट्रिप पे। अब ट्रिप के बारे में इन्होंने पूछा सबसे पहले पर्पस ऑफ विजिट क्या है, तो मेरा तो टूरिस्ट है। उसके बाद फिर इंटेंडेड डेट ऑफ एंट्री, तो जो आपकी फ़्लाइट की डेट होगी, जिस दिन आप लैंड करने वाले हो उस दिन का आप डाल देना डेट यहाँ पे। फिर लेंथ ऑफ स्टे क्या होगा वियतनाम में, तो 30 डेज डाल सकते हैं। और जो एक्सटेंड आपको कराना है तो इमिग्रेशन ऑफिस से एक्सटेंड भी हो जाता है ये। अभी रेजिडेंशियल एड्रेस इन वियतनाम पूछ रहे हैं, तो उसमें उन्होंने ऑलरेडी मेंशन किया है कि आपका जो इंटेंशनल एरिया है जहाँ पे आप स्टे करोगे तो उसका पूरा एड्रेस दे दो यहाँ पे। ज़रूरी नहीं है इसमें कि आप होटल बुक करो या कोई स्टे बुक करो, ये तो आपकी सेफ्टी के लिए, आपके लिए अच्छा होगा कि आप स्टे बुक करके चलो। आपको लगता है ई वीज़ा भरने के टाइम पे कि नहीं मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कोई एड्रेस, तो एक अपने एरिया में, जैसे मैं अगर सर्च करूँगी हो ची मिन होटल्स, किसी भी वेबसाइट पे विजिट करके मैंने हो ची मिन होटल सर्च किया तो कोचिन जेन होटल आया सबसे पहले। अब मैंने इसका एड्रेस सर्च किया तो ये सारा एड्रेस मुझे मिल गया, तो इसी के हिसाब से मैं एड्रेस यहाँ पे वीज़ा फॉर्म में एंटर कर दूंगी। अभी प्रोविंस कौन सा है आप देखो इसमें कि कौन सा पड़ रहा है आपका, वो आप एंटर कर दो, इसी एड्रेस में मिल जाएगा। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, वार्ड कौन सा है, तो ये सारा इसी एड्रेस में आपका दिया हुआ है, तो आप उसको देख के भर सकते हो आराम से धीरे धीरे। इंटेंडेड बॉर्डर गेट ऑफ एंट्री, बॉर्डर गेट में एक्चुअली पूछ रहे हैं कि कौन सा एयरपोर्ट से आप एंट्री करोगे। मोस्टली लोग फ्लाई करके ही जाते हैं, तो मैंने अपना डाला था हो ची मिन एयरपोर्ट, टान सोन नाट। अब फिर आप एग्जिट कहाँ से करोगे, तो मेरा था कि मैं साउथ से नॉर्थ जाऊंगी, तो मैंने एंटर किया था हनोई का एग्जिट पॉइंट। और ये तब मैंने बुकिंग भी नहीं की थी फ़्लाइट की, तो आप बिना बुकिंग करे ही आप एग्जिट और एंट्री पॉइंट डाल सकते हो। बट डालने में ये दिक्कत है कि जब वहाँ पे पहुँचोगे तो इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे पूछेगा कि भाई आपने डाला है कि आप हनोई से आओगे, लेकिन आप यहाँ पे पहुँच गए, तो ये कैसे हो गया। तो इसीलिए आप जहाँ से फ़्लाइट बुक करने का पूरा प्लान बना लिया है, उसी का एंट्री पॉइंट मेंशन करना। ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन भरने के बाद मैंने डिक्लेयर कर दिया कि हाँ भाई सही है सब कुछ। ठीक है, अभी नेक्स्ट आएंगे, तो नेक्स्ट में ये कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, जैसे कि एजेंसी, ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल दैट द एप्लीकेंट प्लान्स टू कॉन्टैक्ट व्हेन एंटर इनटू वियतनाम। अगर आप किसी एजेंसी किसी के थ्रू नहीं जा रहे हैं तो आप सीधे नो कर सकते हो। मैं तो खुद से गई थी तो मैंने नो कर दिया। हैव यू बीन टू वियतनाम इन द लास्ट 1 ईयर, आप नो कर दो अगर पहली बार जा रहे हो। डू यू हैव रिलेटिव्स, नो कर दो अगर कोई नहीं है। अगर आपके पास बच्चे हैं तो उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालनी है। अगर नहीं तो आगे बढ़ते हैं। लास्ट जो फिलअप करना है वो है ट्रिप्स का एक्सपेंसेस और इंश्योरेंस। तो ये देखो अब भरना ज़रूरी नहीं है, लेकिन भर दोगे तो एक इमिग्रेशन ऑफिसर को भी तसल्ली मिल जाएगी कि हाँ भाई इसको पता है कि क्या करना है वहाँ पे और कितने पैसे लगेंगे। तो इंटेंडेड मैंने $700 डाल दिया था कि चलो कितना ही बढ़ेगा। डिड यू बाय इंश्योरेंस, यस। स्पेसिफाई मतलब इंश्योरेंस का टाइप क्या है, तो मेरा टूरिस्ट वाला था तो मैंने टूरिस्ट वाला डाल दिया था। इंश्योरेंस बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, मैंने एको से लिया था। आई गेस 1000-1500 का पड़ा था मुझे 1 महीने के लिए। अभी स्पेसिफाई में आप ये भी कर सकते हो कि आपने कितने का इंश्योरेंस लिया है, जैसे कि 50,000, 1 लाख, कितने का। तो वो बेसिक इन्फॉर्मेशन आप एक 1 लाइनर यूज करके यहाँ पे डाल सकते हो। हु विल कवर द ट्रिप्स एक्सपेंसेस ऑफ द एप्लीकेंट, आप खुद करोगे इसलिए पर्सनल कर सकते हैं। अगर आप कंपनी के थ्रू जा रहे हो तो आप कंपनी भी सेलेक्ट कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड बहुत ईजी ऑप्शन है चूज करना, क्योंकि पेमेंट इससे ईजिली हो जाता है बिना हसल बसल के। आप कहीं रुकावट नहीं आता है प्रोसेस में। 25 USD सिंगल एंट्री का होता है, 50 USD होता है मल्टीपल एंट्री का। तो ये सब कुछ आप कर लोगे तो आपको नेक्स्ट पे जाना है। ठीक है, तो आपका आएगा रिव्यू एप्लीकेशन फॉर्म, जिसमें आपकी डिटेल्स जो भी आपने भरे हैं वो ध्यान से देख लेना सही से भरे हैं कि नहीं। उसके बाद आएगा पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड या जो भी मेथड लिखा हुआ है आप उससे फिल कर दो। और उसके बाद आपको एक ईमेल आएगा वहाँ के वियतनाम के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से। आपको जो ईमेल आएगा कुछ ऐसा दिखेगा, जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन कोड मेंशन होगा। ये तब जनरेट हो जाएगा जब आप पूरा पेमेंट दे दोगे इनको। तो ये नंबर आप नोट करके लिख लेना। बाय द वे, अगर आपको ईमेल नहीं आया ऐसा, तो भी आप रजिस्ट्रेशन कोड यूज करके अपना वीजा एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है वो ट्रैक कर सकते हो। और अगर आपको यहाँ पे इंश्योरेंस वाले में दिक्कत हो रही है, जैसे तो मैं एक बार बता देती हूँ यार। यहाँ पे एकोपे में गई, सेलेक्ट प्री बिल्ट अप प्लान,
मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करा कि मैं वियतनाम जा रही हूँ। कब जा रही हूँ, तो मान लो मैंने 15 तारीख किया। बैक टू इंडिया मेरा 15 होगा, 1 महीने के लिए। ठीक है, तो ये बेसिक प्लान मुझे एक मिला। स्टैंडर्ड जो है वो 1300 का, तो मैं कंटिन्यू करती हूँ भाई। 1300 का इज़ फाइन। ठीक है, 1300 प्लस GST लगेगा तो ये टोटल 1500 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मेरा डिटेल्स मांगेंगे। जैसे जब आप इंश्योरेंस भरोगे तो ये लिखा है ना कि मेडिकल एक्सपेंसेस अप टू $1,00,000, तो ये आपको मेंशन कर देना है कि हाँ भाई एक्सपेंसेस अप टू $1,00,000। जैसे मैं यहाँ पे गई और यहाँ पे लिख दिया एक्सपेंसेस, ऐसे मैंने एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन मेंशन कर दिया यहाँ पे, बस। इसके अलावा और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। फिर आप नेक्स्ट करके जा सकते हो अपना एप्लीकेशन फॉर्म रिव्यू करने के लिए। तो वीज़ा एप्लीकेशन हमने भर दिया है और आपको 1 सप्ताह के अंदर नोटिफिकेशन आ जाए कि आपका वीज़ा एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। आप उसके अकॉर्डिंग काम कर लेना। अब आता है नेक्स्ट स्टेप, वहाँ की करेंसी कैसे मिलेगी आपको। तो वियतनाम में चलती है वियतनामीज डोंग। अब इस करेंसी तक पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको इंडियन रुपीस से डॉलर में कन्वर्ट कराना पड़ेगा। इंडियन करेंसी है, उसको डॉलर में अगर हम कन्वर्ट कराते हैं और दैट टू $100 में, हाई डिनोमिनेशन है डॉलर का, उसमें कन्वर्ट करा के हम वियतनाम में जाके उसको फिर वियतनामीज डोंग में कन्वर्ट कराते हैं तो उसका वैल्यू हमको ज्यादा मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर अभी रेट चल रहा है $1 का 24-25 हज़ार वियतनामीज डोंग, तो वहां पे जाके $100 का अप्रोक्सीमेटली आपको उतना ही डोंग मिल जाएगा। और वहीं पे अगर आप $50 या $25 ऐसे लेके जाते हो तो वो आपको वो सेम, जैसे $1 का 24,000 है तो सेम वैल्यू नहीं मिलेगी, उसका हो सकता है 23,600 मिले, ऐसे मिलेगा, या 23,000 तक मिले, ऐसा होता है। तो इस लॉजिक के हिसाब से आप पहले इंडियन करेंसी को डॉलर्स में कन्वर्ट कराएंगे, सबसे हाई डिनोमिनेशन, उसके बाद आप वियतनाम में जाके उसको वियतनामीज डोंग में कन्वर्ट कराएंगे। और इसमें मेन बात ये भी है कि आपको INR से वियतनामीज डोंग कन्वर्ट कराने के लिए शॉप्स नहीं मिलेंगी। डॉलर हर जगह चलता है तो आपको डॉलर से वियतनामीज डोंग कन्वर्ट कराने के लिए शॉप्स मिल जाएंगी। शॉप्स मतलब एक्सचेंज सेंटर जो मनी एक्सचेंज करती है। डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं पड़ती, वो बस आपसे पूछते हैं कि आपके पास कितने पैसे, कितने डॉलर कन्वर्ट कराने, आप तो उनको कन्वर्ट करके दे देंगे। समटाइम्स दे आस्क फॉर पासपोर्ट, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पासपोर्ट की या तो आप फोटो खींच लो, उनको दिखा दो, या तो फिर फोटो कॉपी लेके चलो। अब तीसरा पॉइंट कि आप वियतनाम में क्या क्या पहन सकते हो। वियतनाम बहुत ही ओपन माइंडेड कंट्री है, आप जो मन करे वो पहन सकते हो, लेकिन जिस रीजन में जा रहे हो उस रीजन के वेदर के हिसाब से आपको अपने कपड़े चूज करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप नॉर्थ वियतनाम में जा रहे हो तो नॉर्थ में सर्दी पड़ती है, वहाँ पे थोड़ा सा पहाड़ी इलाका है, तो आप फुल स्लीव लेके जाओ, एक जैकेट लेके जाओ अगर आपको ज़्यादा ठंड लगती है तो। अब जैसे जैसे नॉर्थ से साउथ में आते जाओगे तो आपको गर्मी गर्मी लगने लगेगी, तो आप नॉर्मल अपना जो भी पहनना चाहते हो वो पहन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट क्या होता है ना कि वहाँ पे कभी भी बारिश हो जाती है, तो आपको मंथ्स देख के जाना पड़ेगा। जैसे मैं गई थी अभी अक्टूबर में, तो उस वक्त बारिश का मौसम था, कभी भी बारिश हो जा रही थी, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे रेनकोट लेके आ जाना चाहिए था। या तो फिर आप वहाँ पे भी खरीद सकते हो, पर वो होता है ना कि अपने हिसाब से अगर कहीं भी बारिश होगी तो मेरे पास रेनकोट है, निकाल के पहन लिया, तो वो तैयारी आप करके जाओ। एक छोटी सी छतरी है तो वो रख लो, नहीं तो वहाँ पे तो मिलती है। मोस्टली वियतनाम एक गर्म कंट्री है, तो आप उसके हिसाब से ही कपड़े लेके जाना, ऐसे नहीं कि भारी भारी जैकेट पैक कर लिए। कुछ एरियाज हैं जैसे सापा हो गया, बिल्कुल नॉर्थ वियतनाम में, उधर जाओगे तो आपको थोड़े बहुत जैकेट की जरूरत पड़ सकती है। और अगर आपके पास नहीं है तो वहाँ भी आप कपड़े खरीद सकते हो, वहाँ भी कपड़े बहुत महंगे नहीं मिलते हैं, क्योंकि वियतनाम में मैन्युफैक्चर होते हैं कपड़े। तो कुछ एरियाज हैं जहाँ पे बहुत सस्ते कपड़े, जूते, ये सारे कुछ मिल जाता है, वो भी ट्रेंडी वाले। अब बारी आती है सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक की कि आप वियतनाम में जाके क्या खाएंगे। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपके लिए वो जगह बहुत ही अच्छी है, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन है चिकन का, पोर्क का, बीफ का, और भी सी फूड, बहुत सारी वैरायटीज़ मिलती हैं, तो आप जाके खूब एंजॉय करोगे। लेकिन वहीं पे अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपको सोच के कदम रखना पड़ेगा, कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा वेजिटेरियन खाना नहीं है। ब्रेड के वैरायटीज़ है वहाँ पे जो आप खा सकते हो, और बुफे लगता है वहाँ पे वेजिटेरियन लोगों के लिए। अब वो जो बुफे होगा ना, उसमें आपके टेस्ट बड काम नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ के खाने में जो वेजिटेरियन होता है वो सादा खाना होता है, बिल्कुल बॉइल्ड होता है, या तो उसमें नमक नहीं होगा, सूप होंगे, और जो चीज़ें जैसे सैलेड आप ट्राई करोगे तो उसमें कुछ मीठा डाला होगा, उसमें आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। वहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट्स भी बहुत है, लेकिन वहाँ पे अगर खाओगे तो आपको खाना बहुत महंगा पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 2 लोग खा रहे हो तो आपका एक टाइम का खाना वहाँ पे 1000-1500 लग जाएंगे, ठीक है। तो उसको आपको दिमाग में लेके चलना पड़ेगा कि अगर आपको वेजिटेरियन खाना है, इंडियन रेस्टोरेंट में ही खाना है, तो आपका बजट इसी हिसाब से एक्सटेंड होना चाहिए। और आप नई कंट्री में गए हो तो थोड़ा सा दिमाग खोल के नया नया खाना ट्राई करो, उसमें क्या है। हालांकि आपको खाना मिले ना मिले वियतनाम में, लेकिन पीने की चीज़ें इतने सॉलिड मिलेंगी ना, मज़ा आ जाएगा। खासकर कॉफ़ी के ड्रिंक्स, कॉफ़ी की बहुत सारी वैरायटी है। जैसे मैंने ट्राई किया था कोकोनट कॉफ़ी, वो मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है। सॉल्ट क्रीम कॉफ़ी, ये सारी बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, तो आप अपने हिसाब से कॉफ़ीज़ ट्राई कर सकते हो। प्लस वहाँ पे ना जूस मिलता है, स्मूदीज़ मिलती हैं, और दैट टू वहाँ पे असली फ्रूट्स काट के डालते हैं आपके सामने। जैसे आम की स्मूदी बोलोगे तो आम काट के डालेंगे, वाटरमेलन डालेंगे, तो ये ज़रूर ट्राई करना वहाँ पे। अगर आपको भूख लगे, कुछ नहीं मिल रहा है आसपास, तो ड्रिंक्स ट्राई कर लो। तो अब सवाल ये है भाई कि मैं वियतनाम में जाऊं कहाँ। वियतनाम में मैं शुरू करती हूँ साउथ वियतनाम से। साउथ वियतनाम में मेजर सिटी है हो ची मिन्ह।
होची मिन में कुछ स्पॉट्स है, जैसे कुची टनल्स है, वॉर मेमोरियल है, वहाँ की नाइट लाइफ है, ये एक्सप्लोर किए जा सकते हैं। फिर होची मिन से आप दलात आ सकते हैं। दलात एक ऐसी सिटी है जहाँ पे नेचुरल ब्यूटी ज़्यादा है, जैसे पहाड़ है, फूल है, पत्थर है, क्लाउडी होता है, बहुत सुंदर जगह है। दलात से फिर होइया है। अब होइया को ना मोस्ट रोमांटिक सिटी ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। वहाँ पे लाइट शो बहुत अच्छा होता है। एक जगह है जो पानी के बिल्कुल बगल में है और वहाँ पे फ्रेंच कॉलोनीज है, तो वहाँ पे लोग लाइटें वाइटें लगा के सुंदर सा एक वाइब क्रिएट हो जाता है, तो आप वहाँ पे जा सकते हो। होइया के बाद आप दनांग आ सकते हो। दनांग एक्चुअली एक मिक्सचर है सी और सिटी का। एक सिटी है बहुत बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स के साथ और उसके बगल में सी व्यू है, मतलब बहुत ही औसम है। अब मज़ा आ जाएगा उस मिक्सचर को देख के। ठीक है, दनांग मिड में आता है। अब दनांग के बाद हम ऊपर चलते हैं, ऊपर में आएगा फोंग न्या। फोंग न्या ना केव्स के लिए मशहूर है, वियतनाम में वर्ल्ड की सबसे बड़ी केव्स है, तो आप वहाँ पे जाके अपने हिसाब से अलग अलग केव्स एक्सप्लोर कर सकते हो। मैंने एक्सप्लोर किया था पैराडाइज केव, क्योंकि उसको बोला जा रहा था कि वो पैराडाइज जैसा दिखता है, एक्चुअली में पैराडाइज जैसा था। फिर आप फोंग न्या से निकल के आ सकते हो हालोंग बे। हालोंग बे एक्चुअली हनोई जो नॉर्थ वियतनाम में उसके नज़दीक है, लेकिन आप फोंग न्या से निकल ही रहे हो और आपका डेस्टिनेशन हालोंग बे है, तो आप सीधे सीधे वहीं जाओ, आप हनोई मत जाओ पहले। अभी हालोंग बे में क्या है कि पूरा पानी पानी एरिया है और बीच बीच में ना पत्थरों के स्ट्रक्चर्स है और उन पत्थरों पे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, तो पूरा जो कुल मिला के वो बनता है ना सीन, बहुत ज़्यादा सुंदर लैंडस्केप है वो। ठीक है, तो वहाँ पे बोट्स चलती हैं, उन बोट्स का पर पर्सन का एक प्राइस होता है, तो आप उसके हिसाब से पूरा क्रूज ले सकते हो। वो प्राइवेट भी होता है, शेयरिंग भी होता है। अब हालोंग बे से निकल के आप हनोई में अब हनोई एक सिटी एरिया है, हनोई को एक्सप्लोर करो आसपास, बहुत मजा आएगा घूमने में, क्योंकि इतना नेचुरल लैंडस्केप देख के आ गए ना, तो अभी आपको चाहिए थोड़ा सा हसल बसल। हनोई के सिटी में आप वो एक्सपीरियंस कर सकते हो। अब अगर आपको ज्यादा गर्मी लग रही है तो आप हनोई से सपा जा सकते हो। सपा इज कूलर देन ऑल ऑफ दीज एरियाज। वहाँ पे थोड़ी थोड़ी ठंड होती है, तो वहाँ पे जैकेट और फ्लीस का इस्तेमाल हो सकता है, और वो भी बहुत सुंदर जगह है और वो बिल्कुल चाइना के बॉर्डर पे पड़ता है। हो सकता है कि आपको वो भी देखने का मौका मिल जाए। तो ये सारे पार्ट्स बहुत सुंदर है। आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ कि होची मिन इज लाइक मुंबई ऑफ इंडिया, दानांग इज लाइक गोवा ऑफ इंडिया, जहाँ पे बीच भी है और सिटी एरिया भी है। फिर हनोई इज लाइक दिल्ली ऑफ इंडिया, खूब सिटी, खूब हसल बसल है, क्योंकि हनोई वियतनाम का कैपिटल है। तो आप इस हिसाब से अपनी एक बढ़िया सी आइटिनरी बना सकते हो, और आप इंडिया से डायरेक्टली हनोई भी जा सकते हो फ्लाइट लेके, दानांग भी जा सकते हो और हो ची मिन भी जा सकते हो। तो ये आपकी प्रेफरेंस पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा एरिया सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है। अब बारी आती है बुकिंग्स, होटल बुकिंग्स, फ्लाइट बुकिंग्स। सबसे पहले बात करते हैं होटल बुकिंग्स की। आजकल बहुत सारे वेबसाइट्स आ गए हैं, जैसे अगोडा, GoIbibo, मेक माई ट्रिप, एटसेट्रा एटसेट्रा। किसी भी वेबसाइट पे जाके प्राइस कंपेयर करके एक अच्छा सा होटल बुक कर सकते हो, पर मेरा प्रेफरेंस होता है एयरबीएनबी, क्योंकि मुझे हर जगह जाके होमली फीलिंग चाहिए। एयरबीएनबी बुक करने में फ़ायदा ये होता है कि मेरा डायरेक्टली कॉन्टैक्ट होता है ओनर से, जो मुझे डायरेक्शन भी बताता है और ये भी बताता है क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है और क्या क्या नहीं मिलेगा, सराउंडिंग्स में क्या क्या चीज़ें हैं देखने की। ये सारी बातें मेरी पर्सनली उस एयरबीएनबी के ओनर से हो जाती है, लेकिन आपकी जो इच्छा है आप वो कर सकते हैं, आपके पास जितना बजट है, जितने पैसे उसके हिसाब से। अब आती है फ्लाइट्स की बारी। फ्लाइट बुकिंग करने के लिए सिंपल सा फंडा है, थोड़ा सा पहले बुक करो भाई। जब जाना है आपको 1-2 महीने पहले बुक कर लो आप, ठीक है। अगर नहीं बुक कर पा रहे तो फिर आपको साइट्स कंपेयर करना पड़ेगा। आप स्काई स्कैनर पे जाके कंपेयर कर सकते हो, वहाँ पे जो प्राइस होता है मोर और लेस बाकी वेबसाइट पे भी उतना ही हो जाएगा। हालांकि स्काई स्कैनर पे मुझे कम ही प्राइस मिला है फ्लाइट्स का, तो मैंने वहाँ से बुक कर लिया था, आप भी वहीं से देख लेना। और मैंने किया था इंडिया से हो ची मिन का, क्योंकि मुझे साउथ से नॉर्थ जाना था और वहाँ तक की फ्लाइट सस्ती भी मिल रही थी। ओ मेरे पीछे डिस्प्ले जा। अब फ्लाइट बोर्ड करते टाइम आप कहीं से भी बोर्ड कर रहे हो, दिल्ली, मुंबई, कहीं से भी, तो बीच में आएंगे इमिग्रेशन वाले। अब इमिग्रेशन का बहुत ज़्यादा हवा रहता है कि ये होगा वो होगा। मैं बताती हूँ क्या होता है, कुछ नहीं होता है। इमिग्रेशन वाले के पास आप जो डॉक्यूमेंट्स पुट आउट कर रहे हो वो अगर सही फॉर्मेट में है, सब कुछ जो उन्होंने रिक्वायरमेंट्स बोली वो सब कुछ है, तो वो कुछ नहीं पूछते हैं भाई। बड़े ही इनोसेंट आदमी होता है। जैसे कि पासपोर्ट की वैलिडिटी जो 6 महीने में बोल रही हूँ वो वाला है। आपका जो वीज़ा एप्लीकेशन है उसमें कोई गलती नहीं है नाम वाम का। जैसे क्या होता है ना कि किसी किसी का लास्ट नेम नहीं रहता, जैसे मेरा श्वेता राठौर है, तो मेरे पास अगर लास्ट नेम नहीं होता राठौर तो मुझे दिक्कत होती फिर। तो इस दिक्कत को पहले ही रिजॉल्व करना है जब आप वीज़ा एप्लीकेशन भर रहे होगे। अगर आपका लास्ट नेम नहीं है तो एजेंसी को कॉल करके आप पूछिए कि मैं इसमें क्या फिल आउट कर सकती हूँ। अगर आपने श्वेता भर दिया, लास्ट नेम में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो वहाँ जाके इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में आपको एक नोटिस आएगा। आपको इमिग्रेशन वाले, जब आप दिल्ली या मुंबई कहीं से भी इंडिया से बोर्ड कर रहे होगे, तो आपको इमिग्रेशन वाले बोलेंगे कि भाई अगर आप वियतनाम में लैंड करोगे ये एप्लीकेशन लेके तो वहाँ पे पंगे करेंगे। और एक्चुअली में वहाँ पे पंगे करते हैं। वहाँ पे जाने के बाद आपसे एक्स्ट्रा डॉलर्स मांगेंगे जो $200-300 होता है। अगर आपने नहीं दिए तो आपको वापस रिपोर्ट कर देंगे।
तो ये मैं डरा नहीं रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपके नाम में ऐसी कोई दिक्कत है या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पहले एजेंसी को कॉल करके पूछ लो कि भाई ये दिक्कत है, इसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बड़े अच्छे लोग हैं। अब आप वियतनाम पहुँच गए, वहाँ के इमिग्रेशन सब कुछ क्लियर हो गया। वहाँ के भी इमिग्रेशन में कुछ नहीं पूछता, बस आपका सब कुछ देखते हैं और ठप्पा लगा दें और आपको भेज देते हैं। अब आप वियतनाम के एयरपोर्ट पर खड़े हो, अब आपको समझ नहीं आ रहा कि यहाँ से बाहर कैसे निकले और करेंसी कैसे मिलेगी। तो आप जैसे ही वियतनाम के एयरपोर्ट पे पहुँचोगे ना और बाहर निकलोगे तो वहीं पे बहुत सारे, और बाहर भी नहीं निकलोगे उससे पहले ही बहुत सारी करेंसी एक्सचेंज वाली दुकानें होंगी, प्लस सिम देने वाली भी दुकानें होंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं करेंसी एक्सचेंज की। आप वहाँ पहुँच के $100 को वियतनामीज डोंग में कन्वर्ट करा लो, उससे ज़्यादा मत कराना, क्योंकि एयरपोर्ट पर जो एक्सचेंज रेट होता है बहुत ही तो नहीं बोलूँगी, बेकार मिलता है, इतना समझ लो आप। ठीक है, अगर 25,000 का रेट चल रहा है मार्केट में तो 24,600 या 24,500 ऐसे देंगे पर डॉलर। तो आपको उसके हिसाब से समझ में आ गया हो कि वहाँ का रेट ख़राब है। आपने कुछ करेंसी एक्सचेंज करा ली क्योंकि आपको अभी टैक्सी में बैठना है और अपने डेस्टिनेशन तक जाना है। अब बारी आती है सिम की। सिम लेने में कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे हज़ारों ऑप्शंस रहते हैं। आपको कोई भी एक अनलिमिटेड डेटा वाला सिम मिल जाएगा 700-800 रुपये में। सबका नेटवर्क बढ़िया चलता है। मैं साउथ से लेके नॉर्थ तक गई हूँ एक मोबी फ़ोन लेके, उसका नेटवर्क बढ़िया चला है। अब आपको डाउनलोड करना है ग्रैब टैक्सी ऐप आप इंडिया से भी डाउनलोड करके ले जा सकते हो। मैंने इंडिया में ही डाउनलोड कर लिया था, मुझे प्रॉब्लम नहीं चाहिए तो मैंने डाउनलोड कर लिया था। वहाँ पे जाके मैंने चलाया तो आराम से चल गया। अब इस ऐप में ना, ये ऐप ना उबर और ओला की तरह है जो इंडिया में चलता है। इस ऐप से डायरेक्टली आप अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड कनेक्ट कर सकते हो और जब पेमेंट की बारी आएगी तो आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। अगर ऐसा नहीं करना तो आपने जो करेंसी ली है अभी तो वो भी दे सकते हो, मतलब पैसों में काम चल जाएगा। अगर आप टैक्सी ऐप चलाना बहुत ही आसान है। वहाँ के लोकल लोगों को इंग्लिश नहीं आती, लेकिन थोड़ा बहुत पूछ पाछ के कि हाँ भाई ये मुझे यहाँ जाना है, वो दिखा के हो जाएगा। इतना मुश्किल नहीं है। आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो वो तो एक्सपीरियंस करना पड़ेगा ना भाई, कि नए लोगों से पूछ रहे तो ऐसा लगा, तो आपको खुद एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। आपका होगा वो मैं नहीं बता सकती। अब आप अपने डेस्टिनेशन में पहुँच गए हो, रात भी हो गई है पहुँचने में, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ की लाइफ बहुत चांदनी है, लोग बड़े प्यारे हैं। और अगर आपको भूख लगी है डेस्टिनेशन पे पहुँच के तो आप ग्रैब ऐप से ही खाना भी मंगा सकते हो। हैक है कि उसमें ना कूपन कोड्स भी अवेलेबल होते हैं, जिससे कि मैंने 10-10 हज़ार तक फ्री करवाया है अपना। ठीक है, तो आपको कूपन कोड ना डिफरेंट लैंग्वेज में आएगा, डिफरेंट क्या वियतनामीज लैंग्वेज में आएगा, तो आपको समझ के अप्लाई करना है, हो जाएगा ऑफ। तो ये सारे ना ट्रिक्स लगा, मतलब एक्सप्लोर करना कि ऐप पे कहाँ से ऑफ करा सकते हैं, ये सारा कुछ ढूंढते रहना। तो आप आराम से फूड ऑर्डर करो, उसको पैसे दो। ये एक और इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है कि जब आप सिम लो ना तो आपको फिजिकल सिम मिलेगा। अब उसको जब आप अपने फ़ोन में लगा रहे हो तो जिस सिम से आपका यूपीआई कनेक्टेड है उस सिम को मत निकालो, जो दूसरा वाला सिम है उसको निकाल दो। आपका यूपीआई वाला सिम रहना फ़ोन में ज़रूरी है जब आप बुकिंग्स कर रहे हो। क्या होता है कि जब आप एयरबीएनबी बुक कर रहे हो, पैसा ऐसे हाथ में नहीं होगा, आपको ऑनलाइन ही बुकिंग करनी है। ऑनलाइन वो यूपीआई से हो जाएगा और वहाँ पे गूगल पे चलता है और कोई यूपीआई ऐप नहीं चलती। अब इसी से मुझे याद आया कि वहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन मोड्स अवेलेबल है, तो भी आपको चीप लगे और जल्दी पहुँचा दे उससे आप जा सकते हो। अब बस ऐसा खराब मत समझना, बस टाइमिंग लगा रहे हो 18-19 घंटे, लेकिन बसेस बहुत ही अच्छी होती हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि आप कौन सी बस चूज कर रहे हो। वहाँ के बसेस में कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि जो सबसे नॉर्मल बस चलेगी ना उसमें स्लीपर का 3 हिस्सा होगा, जैसे एक लेफ्ट साइड, एक मिडिल में, एक राइट साइड। तो उसमें मैंने रिव्यूज़ पढ़े हैं कि लोगों के काफ़ी ख़राब एक्सपीरियंस है। किसी के जूते की स्मेल आती है, किसी को नींद नहीं आती, बस बहुत ख़राब चलता है, ऐसे चीज़ें हैं। तो आप वो वाला बस रिव्यू पढ़ के मत करना बुक, थोड़ी सी अच्छी बस बुक कर लेना अगर आपको बस का एक्सपीरियंस करना है। अब देखो, मैंने सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दे दी है कि कैसे जाना है, कैसे वीज़ा लगेगा, कैसे बुकिंग करानी है, सब कुछ आप कर लोगे। मुझे पता है कि आप समझदार हो। अभी जाके ना खुद एक्सपीरियंस करो सब कुछ। बहुत सारी फोटोज़ वीडियोस मत एक्सप्लोर करो, उससे क्या होता है ना, दिमाग में ऑलरेडी सैचुरेशन पहुंच जाता है। आप किसी भी प्लेस पे जाओगे तो पहले से ही पता रहेगा कि ये ना ऐसा हो गए। अपना परसेप्शन क्रिएट करो, अपना एक्सपीरियंस लेके आओ, और हो सकता है कि आप सेम जगह पे जाके कुछ ऐसा ढूंढ के लाओ जो बाकी किसी को भी नहीं पता हो। ठीक है, तो वो करने में बहुत मज़ा आएगा आपको। आई एम श्योर वियतनाम आपको बहुत पसंद आएगा। वहाँ के लोग बहुत ही प्यारे हैं, आपको बहुत हेल्प करेंगे, अपने हिसाब से पूरी जोर लगा देंगे। लेकिन उनको इंग्लिश नहीं आती है तो आप गूगल ट्रांसलेटर डाउनलोड करके जाना। जो ऑफलाइन वाला मोड है वो भी डाउनलोड कर लेना। वैसे हर जगह वहाँ पे इंटरनेट चल जाता है, मुझे ऑफलाइन की ज़रूरत नहीं पड़ी, बस ट्रांसलेटर की ज़रूरत ज़रूर पड़ी। तो वो मेरी तरफ से एक टिप है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट कंट्री की वीडियो के साथ। थाईलैंड।